स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज। पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज यह काफ़ी महत्वपूर्ण होती है कम समय में अच्छा अध्ययन करने के लिए या और पूरा पाठ्यक्रम पर एक रिवाइज करने के लिए। तो उसी दृष्टिकोण से हम यह पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं और इसका आज का जो प्रश्न है वह प्रश्न है अंधेर नगरी नाटक से, और अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य कौन सा है या अंतिम दृश्य है। तो यह जो है यह इसका अंतिम दृश्य है। जंगल जो है पहला दृश्य है, बाजार दूसरा है, अरण्य तीसरा दृश्य है और वो लास्ट जो अंतिम दृश्य है वह छठवां दृश्य शमशान है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ नाटक है और भारतेंदु अंधेर नगरी यह जो है भारतेंदु का प्रहसन प्रकार में लिखा आता है और यह 1881 में प्रकाशित नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अन्य नाटक देखते हैं। वैदिक हिंसा हिंसानुभूति 1873, विशेष से विषय मौधम 1876, प्रेम जोगिनी 1875, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप 1883। भारतेंदु हरिश्चंद्र का सती प्रताप यह नाटक अधूरा है, अपूर्ण है। अगला प्रश्न है, जेही पंख के नियर होई कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाई जरी तरीवर होही निपात। ऊहात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में व्यक्त भावना की विशेषता, यानी इस में किस भावना की भावना व्यक्त हुई है उसकी विशेषता क्या है यह देखना है। तो इसमें जो है इसमें संतरास मुक्ति श्रृंगार के कारण स्वाभाविक प्रेम की व्यंजना हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। तो यहाँ पर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास जो है वह है टेढ़े मेढ़े रास्ते, यह उपन्यास नहीं है। इसके बारे में जो बाम भट्ट की आत्मकथा 1946 हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। पुनर्रवा 1973 में प्रकाशित यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। वैशाली की नगरवधू यह 1949 यह चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है। तो आनंदवर्धन ने जो है जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का विसर्जन कर व्यंग्य अर्थ को अभिव्यक्तित करते हैं वहाँ पर जो है वहाँ पर इसको ध्वनि कहा है किसने, आनंदवर्धन ने। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही है। धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही है। तो वे व्यक्ति स्वतंत्र के विरोधी कवि थे, यानी स्वतंत्रता के विरोधी कवि थे धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध का सही कथन है। तो श्रद्धा और ईड़ा के बारे में मुक्तिबोध क्या कहते हैं यह देखते हैं। तो वह मुक्तिबोध कहते हैं यहाँ पर कि ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है, और अगला कहते हैं कि श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। यह मुक्तिबोध श्रद्धा और ईड़ा के बारे में कहते हैं। यह 1935 में प्रकाशित कामायनी काव्य संग्रह है और यह जयशंकर प्रसाद का है। अगला प्रश्न है, पोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर। तो यह गिलक्राइस्ट थे। यह पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है 10 जुलाई 1800 को हुई थी। वह जनरल थे लॉर्ड बेलजबी ने इसकी स्थापना की थी। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी, और कुछ लोगों ने इस संस्था को भारत के लोगों को बांटने का खेलने का अड्डा, यानी लोगों को बांटने का अड्डा भी कहा है कुछ लोगों ने। पोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा जॉन गिलक्राइस्ट के निर्देशन में सुचारू रूप से चल रही है, यानी हिंदुस्तानी का मतलब यहाँ पर हिंदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यंग्य रचनाएं कौन सी है। तो यहाँ पर व्यंग्य रचनाएं जो है वह है, देखो, जीप पर सवार इलिया और अपनी अपनी बीमारी, यह दो यहाँ पर व्यंग्य रचनाएं हैं। जो अगला प्रश्न है, उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से
विवाद उत्पन्न हुआ, यानी उर्वशी पर किसने समीक्षा लिखी और उस समीक्षा से विवाद उत्पन्न हुआ। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा ये भगवत शरण उपाध्याय ने उर्वशी पर टिप्पणी लिखी, समीक्षा लिखी और उस समीक्षा से विवाद उत्पन्न हुआ। अगला प्रश्न है, जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह। तो यह केदारनाथ सिंह अग्रवाल, केदारनाथ सिंह का है। जमीन पक रही है, तो हमें यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजन होता है। यह केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह यह दो अलग अलग है। जमीन पक रही है यह केदारनाथ सिंह की काव्य रचना है या काव्य संग्रह है। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं। जमीन पक रही है इनके अन्य कविता संग्रह, यानी वह केदारनाथ सिंह के अन्य कविता संग्रह देखते हैं। अभी बिल्कुल अभी तासल ताय और साइकिल, यहाँ से देखो नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, यानी नागार्जुन का मूल नाम जो था वह वैद्यनाथ मिश्र है। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था, यानी नागार्जुन का प्रथम साहित्यिक उपनाम जो था वह यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये, यानी नागार्जुन जो है संस्कृत और मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से लिखते थे। इनकी यह रचनाएं, यानी नागार्जुन की रचनाएं है युगधारा, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, भस्मांकुर, सतरंगे पंखों वाली, नरेश मेहता, दूसरा तार सप्तक, यानी दूसरी तार सप्तक के कवि है नरेश मेहता। अभी नरेश मेहता की कविता है वन पाई सुनो, बोलने दो चीड़ को, चैत्य उत्सवा आदि। केदारनाथ अग्रवाल यह प्रगतिवादी कवि है, यानी केदारनाथ अग्रवाल यह प्रगतिवादी कवि है और इनकी रचनाएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल, अपूर्वा, आत्मगंध, यमुना के जल तल में, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, लोक और अलोक। यह जो है केदारनाथ सिंह के कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास है। तो यह जो है यह जॉर्ज गिरियर्सन ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोकनायक जो है वह तुलसीदास है। अगला प्रश्न है, कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा है कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ, न न्याय और न कला जो काव्य का अंग न बन सके। तो यह जो है भामह ने कहा था। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पर उस काव्य कृतियों का सही अनुक्रम देखते हैं। जो कुकुरमुत्ता 1942 निराला की रचना है, विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त की 1957, आंगन के पारदा और आज्ञा 1961, चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध 1964। अगला प्रश्न है, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है। तो सिद्धों के बारे में शुक्ल क्या कहते हैं यह देखते हैं। तो वहाँ व्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, यह शुक्ल जी प्रथम कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, यानी जो सिद्धों द्वारा जो साहित्य लिखा गया है वह शुद्ध साहित्य के कोटि में नहीं आता है। यह दो कथन जो है शुक्ल ने सिद्धों के बारे में कहे हैं। अगला प्रश्न है, अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या, अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है। तो यह जो है धर्मपरक की है और कलापरक, दो आधारों पर विद्वानों ने अरस्तु के विरेचन सिद्धांत पद की व्याख्या की है। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम। अभी यहाँ पर कवियों का सही क्रम पहचानना है और यह जो है आदिकाल के कवि है। तो सरहप्पा का समय 7वीं-8वीं शताब्दी है, लुइपा का समय 8वीं शताब्दी है, पुष्यदंत का समय 10वीं शताब्दी है और अधहमान का समय 14वीं शती है। अगला प्रश्न है, सांत्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकैश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार जो है यह विचार रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाही या अंग्रेजी भाषा में होगी। यह जो है अनुच्छेद 348 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है। यहाँ पर पढ़ते हैं, 343 संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 के अनुसार
संघ की जो राज्यभाषा है वह राज्यभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान, यानी राजभाषा संबंधी जो राष्ट्रपति के प्रावधान है उसका जो विवरण है उसका विवरण घटना यानी अनुच्छेद 344 में दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम है पोएटिक्स अरस्तु का है, लिटरेरी या बायोग्राफी या कॉलरिज का है, एथेंटिक्स क्रोचे का है, द सीक्रेट वुड यह टी.एस. इलियट का ग्रंथ है। अगला यहाँ पर तर्क और स्थापना और तर्क का कथन आया है। तो स्थापना है आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है। तो यह सही है। आधुनिकता एक अनवरत यानी अखंड तरह से चलने वाली क्रिया है आधुनिकता। तर्क क्या कहता है? क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशयों, सिद्धांतों और अनुभवों को जन्म देता है। यह गलत है। यानी हर कोई बदलाव जो है वह संवेदना और सिद्धांत को बदलाव नहीं दे सकता। कोई एक विशिष्ट बदलाव ही सिद्धांत को उत्पन्न कर सकते हैं। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागद की लेखी। इस काव्य पंक्ति का आशय है। तो इस काव्य पंक्ति का सहानुभूति शास्त्रीय ज्ञान से यानी खुद ने जो इस ज्ञान प्राप्त किया है या अनुभव से ज्ञान लिया है वह शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा होता है। यह कबीर का कहना है। अगला प्रश्न है मैं भावना में एक भावना का वर्णन किया है, यानी मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किससे है? तो यह संवाद जो है यह मल्लिका का अंबिका से है। नहीं, यह नहीं है। यह मल्लिका अपनी माँ से कहती है, यानी मल्लिका के प्रति, यानी मल्लिका के प्रति नहीं, ये कालिदास के प्रति करती है अपनी माँ से। नहीं, ये मल्लिका का संवाद मल्लिका का अंबिका के प्रति, यानी यह झूठ है। यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। मल्लिका कह रही है अंबिका को, लेकिन कालिदास के प्रति कह रही है, माँ के प्रति नहीं है। यहाँ पर यह आषाढ़ का एक दिन नाटक का कथन था और यह मोहन राकेश का 1958 में प्रकाशित नाटक है, आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मिथकीय कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी मिथकीय कविता को सुमिलित करना है। तो प्रेमथ्युत गाथा यह धर्मवीर भारती का है। जय भारत जो है वह जय भारत मैथिलीशरण गुप्त का है। आत्मजयी कुंवर नारायण का है और संशय की एक रात यह जो है नरेश मेहता का है। अगला प्रश्न है सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में है? यह तो देवरानी जेठानी की है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं है? तो विदेशी परिवेश यहाँ पर किस किस उपन्यास में नहीं है? तो वह है, देखो, परिशिष्ट और चक्रव्यूह। इन दो उपन्यासों में विदेशी परिशिष्ट नहीं बताया है, यानी ये विदेशी पृष्ठभूमि पर लिखे हुए नहीं है। अगला प्रश्न है निस्तेय का संबंध किस विचारधारा से है? तो वह जो है वह अस्तित्ववाद निस्तेय कहते हैं। अगला है तलाकशुदा माता, यह तो आपका बंटी से है। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास आपका बंटी है, जो 1971 में प्रकाशित यह मनु भंडारी का उपन्यास है। यहाँ पर तर्क और स्थापना के कथन आए हैं। स्थापना है काव्य का सर्वस्व अलंकार है। काव्य का सर्वस्व अलंकार है, यह स्थापना कहती है। और यह जो कथन है यह कथन गलत है। काव्य का सर्वस्व अलंकार नहीं है, क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामिनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निकलता है। यह बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर स्थापना गलत और तर्क सही है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन से अलंकार सादृश्य मूलक है? तो यहाँ पर सादृश्य मूलक अलंकारों में व्यक्तिरिक अलंकार सादृश्य है और उत्प्रेक्षा, यह दो अलंकार सादृश्य मूलक है। अगला प्रश्न देखते हैं हिंदी में नावेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से डायरी साहित्य यानी यहाँ पर डायरी साहित्य कौन सा है? तो देखते हैं
प्रवास की डायरी 1971 बच्चन हरिवंश राय बच्चन का है। एक साहित्य की डायरी 1976 गजानन माधव मुक्तिबोध का है। दिल्ली मेरा प्रवेश परदेश यह 1776 रघुवीर सहाय का यात्रा वर्णन है। आंधा युग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमिलित करेंगे। तो यहाँ पर आंधा युग के संवाद दिए हुए हैं, तो इसको हम सुमिलित करेंगे। यहाँ पर वध मेरे लिए नहीं, वध मेरे लिए नहीं रही नीति, अब है वह मेरे लिए मनोवृत्ति, यह अश्वत्थामा का कथन है। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ है झूठ, झूठ थी सारी अनिवार्य भविष्य की, यह वृद्ध याचक का कथन है। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का, यह युत्सु का कथन है। गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय, यानी धृतराष्ट्र का कथन है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन शासन किस भाषा में है? तो यह व्याकरण संबंधी ग्रंथ है, यानी किस तरह का ग्रंथ है? तो यह व्याकरण सिद्ध हेमचंद्र का ग्रंथ है शब्दानुशासन, तो यह व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। आणि यहाँ पर हेमचंद्र की अन्य रचनाएं शब्द काव्यानुशासन, शब्दानुशासन, यह हेमचंद्र की संस्कृत रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही है? तो उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर शक्तिशाली और दुर्दर्श पुरुष की सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाती है, यह कथन है। और दूसरा जो है वह है उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है, यह दो कथन तीसरे अनुच्छेद में। यहाँ पर जो अनुच्छेद के जो प्रश्न हैं वह हम छोड़ देंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर जून 2019 का प्रश्न पत्र प्रारंभ हो रहा है, वह देखेंगे हम। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम, तो उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। प्रकाशन गर्मराग 1957 उपेंद्रनाथ अश्क का है। भूले बिसरे चित्र 1959 भगवती चरण वर्मा का है। टेराकोट 1971 लक्ष्मीकांत वर्मा का है। मानस का हंस 1972 अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्करण कृतियों का यानी संस्करण विधाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम, तो स्मृतिकन 1959 सेठ गोविंद दास का है। हम हशमत 1977 कृष्णा सोप्ती का है। लिक अलिक 1980 भारत भूषण अग्रवाल का है। वन तुलसी की गंध 1984 फनीश्वरत रेणु का है, याद रखिए वन तुलसी की गंध। अगला यहाँ पर है निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमिलित करना है, प्रवर्तकों के साथ मिलाना है। तो यहाँ पर जो है ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया। प्रार्थना समाज 1867 में महादेव गोविंद रानडे ने स्थापित किया। और थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 एनी बेजेंट क्लावास्की, जनरल हेनरी और अल्काट ने इसका प्रवर्तन किया। और सत्यशोधक समाज 1873 महात्मा ज्योतिबा फुले ने स्थापित किया। आर्य समाज 1875 दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? तो यहाँ पर नवगीत विधा से गिरिधर राठी का संबंध नहीं है। गिरिधर राठी नवगीत विधा में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा सन 1958 में संपादित गीतांगिनी शीर्षक नवगीत संकलन से, यानी नवगीत विधा का जो प्रारंभ है वह 1958 में राजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा संपादित गीतांगिनी यानी गीतांगिनी शीर्षक से नवगीत संकलन निकला था और उससे ही नवगीत का प्रारंभ माना जाता है। यहाँ पर नवगीत विधा के जो प्रमुख कवि है वह है वीरेंद्र मिश्र, कुमार रविंद्र, महेश्वर तिवारी, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवीय, रविंद्र भ्रमर, श्री कृष्ण तिवारी, रामनाथ अवस्थी। यह जो है नवगीत विधा के
कवि है। वीरेंद्र मिश्र की रचना है। अभी वीरेंद्र मिश्र की रचना है गीतम, लेखनी बेला, अविरल चल, मधुवंती, माहेश्वरी। अभी माहेश्वर तिवारी की रचनाएं है हर सिंगार कोई तो हो, शंभुनाथ सिंह का, यानी शंभुनाथ सिंह का है दर्दनील। यह जो है यह नवगत विदा की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ से आया। चंदन होता सूर न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ से आया। तो उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? तो यह पंक्ति जो है रविदास की है। नहीं, रविदास की नहीं, यह नामदेव की पंक्ति है। अभी यहाँ पर कबीर, नामदेव, रविदास की जो मुख्य मेन पंक्तियाँ है वह देखेंगे। कबीर की पंक्ति है माधो मैं कैसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं साधी। यानी यह कबीरदास की पंक्ति है। नामदेव की पंक्ति है मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नाबा सिंपी लगा। यहाँ पर खेचर जो है वह खेचर विशोबा खेचर, यह नामदेव के गुरु थे। अभी रविदास की पंक्ति है जब हम होते तब तू नहीं, अब तू है। यानी रविदास कहते कि जब हम होते तब तू नहीं, अब तू है मैं नहीं। यानी मन चंगा तो कटोरी में गंगा, यह भी रविदास की पंक्ति है। मलुकदास कहते कि नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाक ही से पैदा किए, अति गालिफ गंदे। यह मलुकदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है जीवन मुही चाही नीको, जीवन मुह चाही को नीको, दरस परस दिन राती, करती है कान पियारे पीको। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? तो इसमें अनुसया भाव की अभिव्यक्ति शुक्ल मानते हैं पंक्तियों में। यहाँ पर जो है निर्गुण शाखा के कवि, सगुण शाखा के कवि, यहाँ थोड़ा सा इसमें देखते हैं। निर्गुण शाखा के कवि जो है वह है कबीरदास, रविदास, जम्बनाथ, लालदास, दादू दयाल। फिर से मैं पढ़ता हूँ। निर्गुण शाखा के कवि कबीरदास, रविदास, जम्बनाथ, लालदास, दादू दयाल। सगुण शाखा के कवि है सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास। यह जो है यह सगुण धारा के कवि है। अभी अनुसया भाव क्या है? अनुसया भाव में इसमें दूसरे के गुण में दोष निकालने की प्रवृत्ति, यानी अनुसया भाव यानी दूसरों के गुणों में दोष निकालने में, दूसरों के गुणों में अवगुण ढूंढने की प्रवृत्ति यानी अनुसया भाव है। अभी दैहिक श्रृंगार क्या होता है? दैहिक श्रृंगार क्या है एक बार देखते हैं। दैहिक श्रृंगार किस प्रकार का है एक बार देखते हैं। तो दैहिक श्रृंगार में बाहरी साज सज्जा का स्वरूप से मुख्य रूप से स्त्रियों में देखना, यानी बाहरी साज सज्जा का स्वरूप यानी बाहरी सजावट का जो रूप है वह स्त्रियों के मुख में या रूप में देखना, इसको दैहिक श्रृंगार कहते हैं। अभी यहाँ पर अन्य भी यहाँ पर निर्गुण काव्य की विशेषता बताइए। तो निर्गुण काव्य की विशेषताओं में यहाँ पर निर्गुण उपासक यानी जिसका कोई रंग रूप नहीं होता वह कण कण में वास है। रहस्यवाद का उत्कृष्ट वर्णन, यानी रहस्यवाद के आधार पर निर्गुण उपासक चलते थे। बहुदेववाद का विरोध, यानी यह बहुदेववाद का विरोध करते, यानी जैसे कहा जाए तो बहुत सारे देवी होती, इसका वो विरोध करते। यह निर्गुण कवि जो थे वह एक ईश्वरवादी थे, यानी बहुदेववाद का वह विरोध करते थे। सामाजिक अन्याय और आडंबर का विरोध, यानी इसमें कबीरदास ने बहुत सारे सामाजिक जैसे जाति पाति का विरोध किया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है कबीर ने। तो सामाजिक आडंबर का विरोध, लोक कल्याण की भावना और जाति का विरोध, यानी यह भी कबीर ने किया है। नारी के कामिनी रूप की निंदा, नारी का जो कामिनी रूप है उसकी निंदा निर्गुण कवियों ने की है। सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है निर्गुण कवियों ने। अगला प्रश्न है बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विस्तब्ध विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? तो इस पर जो है
इसमें देखते हैं किसका वर्णन है। तो यहाँ पर जो है प्रश्नोक्ति पंक्तियों में रश्मिरति के यानी रश्मिरति जो काव्य है उसमें परशुराम के आश्रम का वर्णन किया गया है। रश्मिरति यानी सूर्य का सारथी की रचना रामधारी सिंह दिनकर यानी रश्मिरति की रचना 1952 में रामधारी सिंह दिनकर ने की थी। यह 7 सर्गों में है। रश्मिरति दिनकर को अधैर्य का कवि यानी दिनकर को अधैर्य का कवि कहते हैं, यह भी याद रखिए। और डिप्टी राष्ट्र कवि और अधैर्य का कवि जो दिनकर को कहते हैं। अभी दिनकर की कृतियां हैं रेणुका 1935, हुंकार 1939, सामधेनी 1947, कुरुक्षेत्र 1946, उर्वशी 1961, रश्मिरति 1952, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, इतिहास के आंसू 1951। यह जो सब कुछ है यह सब रचनाएं दिनकर की रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। तो यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं। डॉक्टर दशरथ ओझा गए सुकुमार हिंदी का प्रथम नाटक और उसके प्रवक्ता कौन है देखते हैं। तो दशरथ ओझा ने गए सुकुमार रास इस नाटक को प्रथम नाटक माना। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने गोरक्ष विजय को प्रथम नाटक माना। बच्चन सिंह ने आनंद रघुवंश को प्रथम नाटक माना। रामचंद्र शुक्ल ने आनंद रघुनंदन को प्रथम नाटक माना और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहुष नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। अगला प्रश्न है, और अब तो हवा भी बूझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है। तो यह पंक्तियाँ धूमिल की है, अकाल और उसके बाद कविता से। धूमिल की अन्य रचनाएं भी देखते हैं। यहाँ पर है उनकी कविता हथियारों के खिलाफ लड़े एक लड़ाई यानी धूमिल की एक कविता है, उनकी कविता हथियारों के खिलाफ एक लड़ाई। अभी उन संसद से सड़क तक 1972 में यह एक काव्य संग्रह है। और कल सुनना मुझे शेष साहित्यकारों की यानी अन्य साहित्यकारों की प्रसिद्ध पंक्तियाँ यहाँ पर दी हुई है जो परीक्षा में पूछे जाती है। नागार्जुन की पंक्ति है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चकी रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके बाद। यह अकाल और उसके बाद कविता से है। अभी मुक्तिबोध की पंक्ति है, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। यह मुक्तिबोध की है। लीलाधर जगुड़ी कहते हैं, एक आदमी अभी मेरा एक शब्द लेकर मुझे टोह गया, उसके मुंह में वह शब्द आप भी गर्म होगा। तो यह लीलाधर जगुड़ी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत किस काव्य संग्रह में। मैं दुख भरी नीर की बदली यह जो गीत है किस गीत संग्रह में संकलित है। तो यह सांदे गीत में है। महादेवी